डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी। प्यारे बच्चों, कल तक हम लोगों ने एक अलग टॉपिक का पढ़ाई किया। जैसा कि हमारे बीच रोहन आए हुए हैं और प्रयास करेंगे सुबह उठ जाएंगे, ठंडी में कम करा दे रहा हूँ। और अब आप सभी अपने साथियों को बता दीजिए कि अब मोस्टली इसी टाइम पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहे, कोई दिक्कत किसी को नहीं जाएगी। तो जैसा कि देवेश जी जान रहे हैं, एक टॉपिक की पढ़ाई हो गई इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम था उसमें स्थानांतरण। आज से दूसरे टॉपिक की पढ़ाई होगी, जैसा कि सोनम जी आप जान रहे हैं। देखो, ऐसा है कि अगर ये कोई वस्तु है, अगर इस वस्तु पर हम उष्मा आपतित कराए, गिराए, देयर विल बी 3 घटना। कई घटनाएं होंगी बेटा? 3 प्रकार की। जब किसी सतह पर उष्मा आपतित होती है या किसी पृष्ठ को उष्मा दी जावे है तो 3 घटना होती है। देवेश भाई समझोगे? जैसे बेटा ये कोई पृष्ठ है, ठीक? इस पृष्ठ पर ध्यान से समझो, मैं ट्रिक बता रहा हूं, परिभाषा याद करने की। अगर इस पृष्ठ पर उष्मा आपतित हो, उष्मा आके गिरे, मान लो 80 कैलोरी उष्मा गिरे। कितना कैलोरी? तो जब किसी पृष्ठ पर उष्मा आके गिरती है या आपतित होती है तो यहां 3 घटनाएं पृष्ठ करते हैं। इस उष्मा जैसे पृष्ठ पर गिरी है का कुछ भाग पृष्ठ खा लेगा, अवशोषित कर लेगा। कुछ भाग तल से टकरा कर परावर्तित हो जाएगा। शेष भाग पृष्ठ से अपवर्तित हो जाएगा, पारगमित हो जाएगा, पछुआरे निकल जाएगा। तो क्या बात करें हम हिमांशु डान, फिर से बताएं कि जब किसी पृष्ठ पर डोला रोला गोला उष्मीय विकिरण या उष्मा आपतित होती है तो वहां क्या घटना होती बेटा? उष्मा का कुछ भाग पृष्ठ द्वारा क्या हो जाता है? कुछ भाग पृष्ठ द्वारा और कुछ भाग पीछे क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, पारगमित हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहां पर देखो जरा, एक मिनट, हम इस पृष्ठ पर जो है 80 कैलोरी उष्मा गिराए। कितना कैलोरी उष्मा गिराए? 80 कैलोरी। इस पृष्ठ ने 10 कैलोरी उष्मा अवशोषित किया। कितना उष्मा खा लिया? पृष्ठ से परावर्तित हुई 30 कैलोरी उष्मा। क्या कैलोरी उष्मा? परावर्तित हो गई कि नहीं? कुछ उष्मा परावर्तित हुई। तो जब 80 कैलोरी आपने गिराया, कितना कैलोरी इसने अवशोषित किया? कितना परावर्तित किया? शेष क्या किया होगा? पारगमित, पीछे निकल गई होगी, पारगमित हो गई होगी। कितना हुई होगी? 30 10 40, 80 40 गेन 40। ये क्या हो गई? पारगमित हो गई, बाहर निकल गई, ट्रांसमिटेड हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ साजिद नाडिया वाला कि अगर किसी पृष्ठ पर उष्मा आपतित होवे है तो उष्मा का कुछ भाग पृष्ठ द्वारा अवशोषित, अवजार्ब, और कुछ भाग पृष्ठ द्वारा परावर्तित और शेष भाग पृष्ठ द्वारा पारगमित हो जाएगा। ठीक है? अब बच्चों, यहाँ 3 जो है डेरिवेशन या 3 परिभाषाएं आपको पढ़नी है। मतलब आप सुनते रहना, इस लेसन में कारण बताओ, क्वेश्चन बहुत बताऊंगा रोहन। तो 3 परिभाषाएं यहाँ बनेगी। एक परिभाषा बताऊंगा, शेष की आप बता लेना। अवशोषण क्षमता, क्या बोल रहे हैं हम? या अवशोषकता, एब्जॉर्प्टिव, स्मॉल ए से लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ 10/80। अब परिभाषा समझा? का कहे अवशोषकता परिभाषा? रोहनवा देख ट्रिक बतावा तही परिभाषा बनवाए के। 10 का हुआ जितना अवशोषित भावा पृष्ठ के ऊपर, 80 का हुआ जितना पृष्ठ पे आपतित भरहन, दोनों का अनुपात का हुआ अवशोषण क्षमता या अवशोषकता। तो परिभाषा कैसे बने? पृष्ठ द्वारा अवशोषित उष्मीय विकिरण तथा पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण उष्मीय विकिरण का अनुपात
पृष्ठ की अवशोषण क्षमता या अवशोषकता कहलाती है। किससे लिखा जाता है डोला? ए से। अब कोई बोलेगा नहीं, कितना पृष्ठ द्वारा परावर्तित भवा और कितना आपतित भरा पृष्ठ पे, एक ही अनुपात का कहा जाए परावर्तन क्षमता या परावर्तकता। तो शिवांशु परिभाषा कैसे बने? पृष्ठों द्वारा परावर्तित ऊष्मीय विकिरण की मात्रा तथा पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण की मात्रा का अनुपात परावर्तकता या परावर्तन क्षमता कहलाती है। इसको हम आर से लिखते हैं। कोई डाउट? समझ में आया? पृष्ठ ने कितना ऊष्मीय विकिरण पारगमित किया है? तो पृष्ठों द्वारा पारगमित ऊष्मीय विकिरण तथा पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण का अनुपात पारगमन क्षमता ट्रांसमिटिव या पारगम्यता कहलाती है। तो क्या परिभाषा बन गए? आर के अलग, ए के अलग, टी के अलग, तीन परिभाषा होगी कि ना? कठिन तरह है, समझ में आएंगे। तो अब अगर किसी पृष्ठ पर ऊष्मा आपतित होती है तो कई घटनाएं होती हैं। आपतित ऊष्मीय विकिरण का कुछ भाग पृष्ठ द्वारा अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग पृष्ठ द्वारा परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग पृष्ठ से जो है पारगमित हो जाता है। अगर हमसे कहा जाए अवशोषण क्षमता की परिभाषा दीजिए, दीपक के ढकेल बताओ अवशोषण क्षमता या अवशोषकता की परिभाषा। ट्रिक बता दिया मैंने। पृष्ठ द्वारा अवशोषण किए गए विकिरण और संपूर्ण विकिरण। गुड, ऐसा ही ना? समझ में आ रहा है ना? पृष्ठ द्वारा अवशोषित ऊष्मीय विकिरण तथा पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण का अनुपात अवशोषण क्षमता या अवशोषकता कहलाती है। पृष्ठ द्वारा परावर्तित ऊष्मीय विकिरण तथा पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण का अनुपात परावर्तकता या परावर्तन क्षमता कहलाती है। पृष्ठ द्वारा पारगमित ऊष्मीय विकिरण तथा पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण का अनुपात पारगमन क्षमता या पारगम्यता कहलाती है। अब यहाँ उन्हें जी एक चीज और है बेटा, जानकारी बड़ी मजेदार है। तीनों क्षमता अगर हम जोड़े, कौन कौन क्षमता जोड़े? ए प्लस आर प्लस टी अगर जोड़े, देवेश देखो ए कितना आएगा? 10/80। आर कितना आएगा? और टी कितना आएगा? तो लघुत्तम सब में 80 हो गया। ऊपर का हुआ है 30, 10, 40, 40, 80/80 जोड़ कितना आएगा? तुम्हारे एक सूत्र याद रखा कि किसी पृष्ठ की समस्त क्षमताओं का योग एक होता है। किसी पृष्ठ की परावर्तन क्षमता, अवशोषण क्षमता और पारगमन क्षमता का योग एक होता है। किसी पृष्ठ की, बहुत मजेदार बात बताने जा रहे हो, पगला जाओगे सब लोग। किसी पृष्ठ की समस्त प्रकार की क्षमताओं का योग एक होता है। ए प्लस आर प्लस टी बराबर 1, माने तीनों जोड़ के एक रहा था। अब एक बात यह समझे वाली बात, और जैसे भाई तो का सबका मजा आए, प्रभाकर रोहन जहां से आज पढ़ाओ तो सबके समझ में आवे चाहिए। यह देखा, अगर ए आर और टी तीनों जोड़े बेटा सोनम एक है तो एक मतलब जानती है तीनों जोड़े हमेशा एक रहे, कांस्टेंट रहे। लेकिन अगर ए ज्यादा हो तो एक मतलब क्या हो, फिर दोनों कम करे पड़े। तो अगर कहूँ अवशोषण क्षमता ज्यादा है, माने अगर कौनो पृष्ठ ज्यादा उष्मा अवशोषित करा था तो क्या मतलब हो, परावर्तन क्षमता कम होए, पारगमन क्षमता कम हो, उसी उष्मा कम निकलत होए। और अगर कौनो पृष्ठ का परावर्तकता ज्यादा होए तो ए और टी कम हुई है। तो यहाँ एक जो है क्वेश्चन बन के निकल के आता है, अंजलि बता दे रहे हैं। जो पृष्ठ, एक बार बताऊंगा सुनना, कक्षा 8 में बताया गया था आपको, बताऊं मैं? जो पृष्ठ उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, माने ज्यादा उष्मा अवशोषित करते हैं, वे पृष्ठ बुरे परावर्तक होते हैं। माने उसमें उनसे उष्मा कम निकलती है, कम परावर्तित होती है। और जो पृष्ठ उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं वो पृष्ठ उष्मा के खराब अवशोषक होते हैं। यही कारण है, कभी कभी कारणों का क्वेश्चन पूछा जाता है
कि ठंडियों में, ठंडी के मौसम में, जाड़े में, व्यक्ति गहरे रंगीन कलर के कपड़े या ब्लैक कलर के कपड़े का पहनना क्यों पसंद करते हैं? व्यक्ति ठंडी के मौसम में काले रंग के कपड़े या रंगीन कपड़े क्यों पहनते हैं? तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि रंगीन कलर या ब्लैक रंग उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। काले रंग या जो है गहरे रंग उष्मा के अच्छे और खराब परावर्तक होंगे। तो अगर हम गहरे काले रंग के कपड़े पहने रहेंगे तो ये उष्मा ज्यादा से ज्यादा अवशोषित करे क्षमता रखी है, शरीर के टेम्परेचर मेंटेन करे रहेंगे, उष्मा निकाले क्षमता इनके कम है, माने हमका ठंडी कम लागे। गहरे हल्के रंग के कपड़े, क्रीम कलर के कपड़े या सफेद रंग के कपड़े आप जो है गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं। क्यों? तो गर्मियों में क्रीम कलर के या सफेद रंग के कपड़े इसलिए पहने जाते हैं कि सफेद रंग उष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। तो अगर हम सफेद रंग के कपड़े गर्मियों में पहने रहेंगे तो हमारी सतह से उष्मा ज्यादा से ज्यादा परावर्तित होगी, गर्माहट का आभास कम होगा और वो उष्मा अवशोषित भी कम करते हैं। कभी कभी जैसे कक्षा 7 में क्वेश्चन पूछा गया होगा, बता रही थी हमको ऐसा कि खाना बनाने वाले बर्तनों का पेंदा काला रखा जाता है, क्यों भाई? तो खाना बनाने वाले बर्तनों का पेंदा काला इसीलिए रखा जाता है कि काला रंग उष्मा का अच्छा अवशोषक है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा उष्मा अब्जॉर्ब करेगा बर्तन और बर्तन में खाना जल्दी से पकेगा, है ना? कारण बताओ, क्वेश्चन उष्मा वाले चैप्टर में झकास है। जैसे कहता है कि जो है बर्फ वगैरह है, बर्फ को रुई या टाट से लपेट देते हैं तो वो देर में से पिघलती है। क्यों? क्योंकि रुई या टाट उष्मा के कुचालक होते हैं। जब बर्फ को कुचालक पदार्थ से लपेट देते हैं तो बर्फ को वातावरण से उष्मा मिलना बंद हो जाती है, इसलिए वो पिघलती कम है। चाहे उसको भूसे में डाल देते हैं लोग, क्योंकि उष्मा का कुचालक है। जाड़ों वगैरह में रजाई का प्रयोग करते हो तो ठंडक नहीं फील होती। क्यों? रजाई या कपड़े वगैरह से बाहर रखे रहते, देखो ठंडी रहती है, जब आप उसको ओढ़ कर लेट जाते हो तो आपको गर्माहट फील होती है, तब गर्म होती है। वैसे तो ठंडी रहती हो, आपके लेटने के बाद गर्म होती है। तो होता क्या है बेटा, गर्म किस लिए होती है? रजाई ऊपर का पोर्शन गर्म ठंडा रहेगा, नीचे का गर्म, क्योंकि जो है रजाई में रुई भरी रहती है, रुई में जो वायु वगैरह भर जाती है वो उष्मा की कुचालक होती है। तो वातावरण और आपके शरीर के बीच कुचालक मटेरियल आ गया है, तो आपके शरीर से उष्मा वातावरण में नहीं जा पाती, इसलिए जो है आपको ठंडक का आभास नहीं लगता और नीचे का टेम्परेचर गर्म बना रहता है, ऊपर का टेम्परेचर ठंडा रहता रह क्या। इधर क्लियर? ऐसे ही बहुत सारे कारण बताओ क्वेश्चन है। एक उलैसा से पूछा जा रहा है कि ठंडियों में खाना ज्यादा खिलाता है, क्यों? ज्यादा खाते हैं आदमी ना, ठंडी में भूख ज्यादा लगती है, ज्यादा भोजन, 2 रोटी बजाय 4 ढकेल जाते हैं, ये सवेरे में उठ के बाद ही खा लेते, झूठ ना बोलो। तो ठंडियों में भोजन क्यों ज्यादा खवाता है? क्योंकि बेटा ठंडी में ठंडी लगती क्यों है? जब हमारे शरीर से उष्मा वातावरण अवशोषित करता है, लेता है, तो हमें ठंडक का आभास होता है, हमें ठंडी लगती है। तो हमारे शरीर से उष्मा जब वातावरण में जाती रहती है तो शरीर से उष्मा की क्या होती रहती निरंतर? हानि या कमी। और उष्मा की हानि या कमी को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा आपको भोजन से मिलती है, तो इसलिए ढकेले लागत है, ज्यादा भोजन की डिमांड होती है। ठंडियों में कारण बताओ क्वेश्चन है ना सर, ठंडी के मौसम में व्यक्ति अपने शरीर को एकदम सिकोड़ लेता है, सिकोड़ बिगड़े तुम गदिया जाते ना, क्यों? तो ठंडी में व्यक्ति अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, वृत्ताकार या गोलाकार शेप देता है। क्यों? क्योंकि गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, पृष्ठना वाले चैप्टर पढ़ाए थे। तो वैज्ञानिक रीजन है, ठंडियों में जंतु जो है अपने शरीर को सिकोड़ कर गोलीय रूप देता है और जिससे उसके शरीर का क्षेत्रफल कम से कम रहे और वातावरण में शरीर का जो है संपर्क कम से कम हो, उष्मा हानि या ऊर्जा हानि जो है कम से कम हो, ठंडी कम लगे, इसलिए सिकोड़ लेता है व्यक्ति ठंडियों में अपने शरीर को। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण बताओ क्वेश्चंस
इस चैप्टर में मिलेंगे। एक और हेडिंग बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनो जरा। 3 क्षमता थी, एक और उत्सर्जन क्षमता एक या उत्सर्जकता, ई से लिखा जाता है। एनन ART रहें इकावा ई। देखो सब मिलत जुलत नाम है, थोड़ थोड़ गड़बड़ाता है। जैसे जब कोई वस्तु बहुत ज़्यादा ताप पर हो जाती है 600-700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो उसकी सतह से उष्मा वातावरण में उत्सर्जित होने लगती है। तब तो आप ऐसे हाथ लगाते हो तो तापते हो, आपको आ गया उष्मा का आभास होता है। ऐसे तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई पृष्ठ हो, उसका क्षेत्रफल एकांक माने छोटा सा हो, और 1 सेकंड में जितना उष्मा उत्सर्जित करे, पृष्ठों के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में उत्सर्जित उष्मा की मात्रा उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जकता कहलाती है। ये समझे बेटा? पृष्ठों के प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित उष्मा की मात्रा उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जकता कहलाती है। ठीक है ना बेटा? क्लियर? तो पृष्ठों के प्रति एकांक, क्षेत्रफल एकांक हो चाहे समय एकांक, में जितना उष्मा उत्सर्जित हो वह कहा उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जकता। एक शब्द और है ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका। एक ऐसी वस्तु जे अपने सतह पर आपतित संपूर्ण उसमें विकिरण कर पूर्ण रूप से अवशोषित कर ले। मतलब ऐसी कौनो वस्तु हो बेटा जेकरे ऊपर जो ना जितनी उष्मा गिरावा पूरी उष्मा वो अवशोषित खा ले, उसी पृष्ठ को क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी। समझ में आया? और दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अपनी सतह पर आपतित संपूर्ण उष्मा को 100% अवशोषित कर ले। माना जाता है जो काजल होता है, काजल जानते हो ना, आंखों में लगाने वाला काजल 90% लगभग जो है तो उष्मा को अवशोषित कर लेता है। 99% अवशोषित कर लेता, 100% ये भी नहीं अवशोषित कर पाता। तो काजल आदर्श कृष्णिका या ब्लैक बॉडी है। और इसके बाद एक और जो है वस्तु आजकल मिली है, प्लेटिनम की राख। जब प्लेटिनम को जला दिया जाए तो जो प्लेटिनम की राख मिलती है वह भी जो है आदर्श कृष्णिका है, माने वह भी जो है एक पूर्ण अवशोषक है उष्मा की। ठीक है? तो ये सब शब्द जो है जो आपने सुना